खबर में आप सभी का स्वागत है। एआई रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसको कई बार सुनते हैं। अब महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरी दुनिया एआई की तरफ देख रही है और ऐसे में सभी देशों का एक साथ होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी धीरे धीरे सामने आते जा रहे हैं। लेकिन तकनीक जहां दुष्परिणाम सामने लेकर आती है वहीं दुनिया को आगे बढ़ने के लिए एक रफ्तार भी देती है। ऐसे में इस माहौल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए हैं, सह अध्यक्षता कर रहे हैं। तीसरा शिखर सम्मेलन है जो एआई को लेकर हो रहा है, फ्रांस के पेरिस में हो रहा है। इमैनुअल मैक्रों जो हैं वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि एआई को लेकर जिस तरह का चीन ने अभी माहौल बनाया, डीप सीक उसका सामने आया है। वो चैट जीपीटी से शुरू हुई ये दौड़ अब डीप सीक तक पहुंच गई है। लेकिन ऐसे में देश आपस में मिलकर इसके फायदों को ज्यादा प्रोत्साहित कर सकें और इसकी जो नेगेटिविटी है यानी कि इसके जो दुष्प्रभाव हैं उनसे अपने डेटा को कैसे सेफ रख सकें, आम जनता को कैसे सेफ रख सकें, उसको लेकर मंथन बहुत जरूरी है। इसी पर थोड़ा सा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि देश इसमें मिलकर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और इसका एक तकनीकी पहलू भी जानने की कोशिश करेंगे कि एआई हमारे आने वाले वक्त की अगर जरूरत है तो उसको किस तरह से अपनाया जाए और इसके खतरे क्या हैं, उनसे किस तरह से निपटा जाए, इसकी चुनौतियां क्या हैं। तो इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर धीरज के पलवलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एआई एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। वैसे वो कोटा में आरटीयू में एकेडमिक अफेयर्स के डीन हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इसलिए बात करना बहुत जरूरी था एआई को लेकर क्योंकि जब हम मोबाइल साथ में उठाते हैं हमारी जिंदगी में चाहे और कोई साथ हो ना हो सुबह से लेकर रात तक, लेकिन मोबाइल हमारे साथ हमेशा रहता है। और एआई को लेकर लोग अपने अपने क्षेत्र में, चाहे हम पढ़ाई की बात करें चाहे प्रोफेशन की बात करें, उन सभी में एआई की एक जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट हो गई है बहुत जरूरी हो जाती है। सबसे पहले आप सभी से डॉक्टर करोड़ी सिंह जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर साहब आपसे जानना जरूरी है। करोड़ी सिंह जी, अभी देशों का साथ में आना एआई के खतरों से निपटते हुए इस एआई के सदुपयोग की तरफ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कितना जरूरी है और पीएम मोदी का इस एआई को लेकर समिट की सह अध्यक्षता करना भारत के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, आपके दो सवाल हैं। पहले तो एआई के इम्पोर्टेंस नकारात्मक सकारात्मक है। हम किस तरीके से यूज करते हैं, मानव के लिए एक कोई सहयोगी बनती है या मानवता को विनाश की तरफ ले जाती है। देखिए, जो फिल्म बनी ओपनहाइमर के प्रोड्यूसर थे क्रिस्टोफर नोलान, उन्होंने कहा है एआई जो आ रहा है ये एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है मानवता के लिए। क्योंकि उनका अपना अनुभव, तो उन्होंने फिल्म बनाई है तो डेफिनेटली उन्होंने एटॉमिक पावर पे रिसर्च किया होगा, ओपनहाइमर फिल्म बनाई तो उनके अगर एक्सपीरियंस या उनकी बात को आगे बढ़ाएं तो अगर एआई को हमने रेगुलेट नहीं किया, सकारात्मक तरीके से यूज नहीं किया तो पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती है। और इसके लिए एक देश या दो देश या एक देश का ग्रुप कोई काम नहीं कर सकता। इसमें यूनेस्को लंबे समय से साइबर स्पेस को लेके, इंटरनेट को लेके, एआई को लेके एक्टिव है और गाइडलाइंस भी तैयार कर चुके हैं यूनेस्को वाले। और वो गाइडलाइंस तैयार की हैं, उनमें सभी स्टेक होल्डर्स को पार्टी बनाया है, देशों को भी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी, जन सामान्य को भी, इंटेलेक्चुअल्स को भी, यानी हर बस समाज का लेके साथ यूनेस्को ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। लेकिन वो पर्याप्त नहीं है इसको रेगुलेट करने के लिए। और केवल एआई नहीं, एआई का जो नेक्स्ट स्टेज है वो एजीआई, जनरल इंटेलिजेंस, उसमें एआई इंसान की तरह से कंटेम्पलेट करना शुरू कर देगा, इंसान की तरह से सोचना शुरू कर देगा। अभी तो एआई एक रोबोटिक टाइप है, एल्गोरिदम टाइप है, लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी तक तो हम एआई को ये मान के चलते हैं कि एक तरह का हाईली सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है, जो डेटा अवेलेबल है साइबर स्पेस में उसका एक ब्लेंडिंग करके आपको कुछ प्रोड्यूस कर देते हैं। और वो ब्लेंडिंग ऐसा होता है कि उस पर कॉपीराइट एक्ट वगैरह नहीं लगते हैं। लेकिन इससे आगे जब एजीआई बन जाएगा और इंसान की तरह से सोचना शुरू कर देगा रोबोट और एआई, उस समय क्या स्थिति होगी उसके बारे में भी हमें आगे सोचना चाहिए। और इस दृष्टि से आपका दूसरा सवाल आता है कि फ्रांस ने एआई इन एक्शन पे जो कॉन्फ्रेंस सबमिट किया है
उसमें भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों ने सह अध्यक्षता की, और भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों का ये दृष्टिकोण था कि ये मानवता के लिए सहयोगी बने, मानव को सहूलियत प्रदान करे, और सहूलियत ही नहीं, केवल इन पे कुछ देशों का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि गरीब से गरीब देश को भी इसका फायदा मिले, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री वकालत कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की। तो अभी एक देश अमेरिका या चीन के पास है या कुछ और देशों के पास आ जाएगा तो उससे काम नहीं चलेगा। गरीब से गरीब देश है, उसकी जनता को भी इससे सहूलियत मिले, इस तरह की दिशा देनी चाहिए इसको। और इसके दृष्टि से भारत ने जिस तरह से ग्लोबल साउथ के केस को प्लीड किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और मुझे लगता है भारत और फ्रांस के जिस तरह के रिश्ते हैं, जिस तरह की पार्टनरशिप है, कोई आज की पार्टनरशिप नहीं है। भारत और फ्रांस में पार्टनरशिप 1998 में शुरू की थी। उसके पिछली बार जब प्रधानमंत्री 2023 में गए तो होराइजन 2047 आगे भारत और फ्रांस किस तरह से आगे बढ़ेंगे अच्छे सहयोगी की तरह, दोस्ती की तरह, वो एक ब्लूप्रिंट के सामने रखा था कि 2047 तक भारत और फ्रांस किस दिशा में जाएंगे। तो इस हिसाब से यूरोपियन कंट्रीज में भारत और जो फ्रांस की दोस्ती है वो एक तरह की मिसाल बन सकती है। और केवल भारत और फ्रांस ही नहीं, एक ट्राइलेटरल मैकेनिज्म भी दोनों देशों ने कर रखा है। भारत फ्रांस यूएई, भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया, तो केवल दोनों ही नहीं, द्विपक्षीय ही नहीं है, दूसरे देशों को भी सम्मिलित कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से भारत के प्रधानमंत्री का जिस तरह से वकालत करना और एआई के खतरों को या उनकी जो सहूलियतें हैं, अवसर हैं, उन सबको मिला के कोई डिसीजन लिया जाए जिस तरह मानव कल्याण का एक साधन बन सके। जी बिल्कुल आपने सही कहा। मानव कल्याण के लिए कोई भी तकनीक जब आती है, जब समाजवाद को लेकर हम पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, तो उस वक्त इनको भी उन खतरों का और उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। लोगों ने ये कहा भी था कि अगर आप यहाँ पर फैक्ट्रीज को लेकर आएंगे, और उसका एक हिस्सा है, उसमें जब फैक्ट्रीज को लेकर आएंगे तो जो काम करने वाले कामगार मजदूर हैं उनका काम छिन जाएगा। लेकिन तकनीक के साथ लोगों को अपने आप को तैयार करने का एक मौका मिलता है। तकनीक के साथ वो अपने आप को विकसित करें, अपने आप को अपडेट रखें। पलवलिया जी देखिए, चुनौतियां हर जगह होती है, लेकिन एआई ने जिस तरह की चुनौतियां सामने लेकर आई हैं, उसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो मुझे जो नजर आती है वो आती है डेटा सेफ को लेकर। हम ये तो बात करते हैं कि एआई को लेकर सभी को तैयार कर देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग एआई का इस्तेमाल करें हर क्षेत्र में, चाहे हम खेती की बात करें, डॉक्टर या फिर चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, शिक्षा की बात करें, हम एआई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी बात भी है। लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा यह है कि इसको लेकर हमको सामना करना पड़ता है कि एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा कि एआई से आवाज को उसकी डुप्लीकेसी की जा रही है, और लोगों को यह लगता है कि उनका परिवार का कोई सदस्य फोन कर रहा है और उसके साथ उनको चोट हो जाती है, उनको एक साइबर फ्रॉड उनके साथ हो जाता है। मैं इससे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन जब हम इसे व्यापक स्तर पर देखते हैं, देश की सुरक्षा के स्तर पर जब हम इसको देखते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर ये सामने आ सकता है। आपको क्या चुनौतियां नजर आती हैं एआई के विकास के साथ और एआई के आगे बढ़ने के साथ? प्रभात जी, मैं टेक्नोलॉजी से बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं और डेफिनेटली मैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बातें करूंगा। मेरा डर किरोड़ी साहब से थोड़ा सा अलग है, डिफर करता है। मैं टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूं और टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को परिवर्तित किया है, हमारे सामान्य परिदृश्य को चेंज किया है और हमारी जीवन में सरलता लेके आया है। हाँ, मैं एक चीज को बीच में जरूर कहूंगा कि टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। अगर ये सर्वेंट की तरह है तब तक तो ये बहुत यूजफुल है, अगर ये हमें मास्टरी करने लगेगा तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत में आएंगे। एक चीज मैं आपको कहूं प्रभात जी, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने शुरू में उठाया था कि डीप सीक और ओपन एआई, कोपायलट, नंबर ऑफ चैटबॉट्स आर कमिंग। तो हम अपने आप में ये मानते हैं कि हमारे देश में हम कहां पर हैं,
देखिए, मैं इसमें यहाँ पर एक प्रकाश में लेके आना चाहूंगा कि इंडिया एआई में कहीं भी पीछे नहीं है। हम उनसे भी आगे हैं इनफैक्ट कई फील्ड में। इनफैक्ट हमारे यहाँ से टेक्नोलॉजी बन के वहां पर एक्सपोर्ट हुई है। हमारे पास एक कोई कॉमर्शियल मॉडल बन के नहीं आ पाया। एक कॉमर्शियल मॉडल आज गूगल है, एक कॉमर्शियल मॉडल है सर्च स्पेस का, चैट जीपीटी है। ये एक एआई का एक कॉमर्शियल मॉडल है। हमारे देश में हम लोग इस तरह का कोई कॉमर्शियल मॉडल नहीं बना पाए, टेक्नो कॉमर्शियल मॉडल। अदरवाइज हम लोग एआई में बहुत आगे हैं। हमारे पास किसी संसाधन की कमी नहीं है। मेरी नजर में एआई कोई नया विषय या नया डिसिप्लिन भी नहीं है। एआई एक बहुत पुराना डिसिप्लिन है। अब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी हम इसको कहते हैं, एनएलपी के इंक्लूजन से जब हम आम लोग बाग इसको भाषाई रूप में इस्तेमाल करने लगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस होने लगी, मैं पूछने लगा और वो नेचुरल लैंग्वेज के फॉर्म में बताने लगा, तब हमने एआई को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, ज्यादा जो है वो जन समुदाय के बीच में लोकप्रिय हुआ। हम लोग जेमिनी, चैट जीपीटी, कोपायलट, इन लोगों से जब हमने इंटरेक्ट किया और वो ह्यूमन लैंग्वेज की फॉर्म में बात करने लगा, तो हमने कहा कि ये दिस इज अ न्यू ड्रिवन टेक्नोलॉजी। हालांकि इंडिया के लिए या टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के लिए ये कोई इतनी नई टेक्नोलॉजी नहीं है। डेटा ड्रिवन इंटेलिजेंट एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस हमेशा टेक्नोलॉजी में रहे हैं। इससे ये डरना कि जॉब्स खत्म होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉब्स और बढ़ेंगे। रैपिड कंप्यूटराइजेशन से जॉब और बढ़े। हमारी इकोनॉमी सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है। हम लोग इससे और जॉब क्रिएट कर पाएंगे क्योंकि हम लोग सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी है। अब हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस पावर्ड बाय एआई, आईओटी, स्मार्ट फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री 4.0, डाउन टाइम को रिड्यूस करना, अब हम लोग उन चीजों की बातें करते हैं जहां पर हम अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, प्रोडक्टिविटी बढ़ा पा रहे हैं। और ये डेटा ड्रिवन इंटेलिजेंट एंड ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस हैं। ये देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, माध्यम साबित होगा। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय की अभी जो फ्रांस की स्पेशली एआई के लिए जो विजिट है, ये हमारे यूरोपियन कंट्रीज से, अमेरिकन कंट्रीज से हमारे कोलैबोरेशंस को और बढ़ाएगी और हम इसमें और तेजी से रफ्तार से जो है इस दिशा में प्रोग्रेस कर पाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी करोड़ी सिंह जी, देखिए अभी अमेरिका ने क्या किया कि जैसे जो चिप होती थी जिसको चैटबॉट के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता था, चाहे मैं एग्जांपल एनवीडिया की बात करता हूं, उनको ये लगा था कि चाइना में जो अगर वो खुद का एक सिस्टम डेवलप कर रहा है तो उसकी चिप, वहां पर जो चिप के एक्सपोर्ट थे उस पर रोक लगा दी। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाह रहा हूं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको एक चैलेंज के तौर पर लिया चीन ने, और सिर्फ मेरे पास जो डेटा है सिर्फ $60 लाख में, मतलब आप ये देखिए कि चैट जीपीटी का जो पूरा का पूरा बड़ा खर्चा था, वो एक उसका छोटा सा हिस्सा, इतने से में ही जब उसने लगाया कि उसको एक चुनौती सामने मिल रही है, तो उन्होंने खुद का एक डीप सीक तैयार कर लिया, बहुत कम खर्चे में, बहुत कम संसाधनों, बहुत कम लोगों में, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जब चुनौती सामने आ रही है तो उन्होंने उन स्टूडेंट्स को उठाया जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, वनस्पति इसके कि एक्सपर्ट पर पैसा खर्च किया जाए। मैं ये सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि जब देश आपस में इसको चुनौती के तौर पर लेते हैं तो इसके नए खतरे पैदा होते हैं, लेकिन जब साथ मिलकर काम करते हैं तो मुझे लगता है कि साथ मिलने से टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा, एजुकेशन, मतलब ये जो हमारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे हम एक्सचेंज जो सिस्टम होता है, जैसे कल्चरल एक्सचेंज इवेंट्स होते हैं, उस तरह से टेक्नोलॉजी एक्सचेंज इवेंट अगर हम करें, इनको अगर बढ़ावा दें, जैसे अभी ये हो रहा है तीसरा शिखर सम्मेलन, तो सारे विश्व को, आपने यूनेस्को का उदाहरण भी दिया, लेकिन अभी भी बहुत बड़े स्तर पर सोचना जरूरी है कि इन सभी चीजों को ओपन सोर्स लेकर आया जाए और इन सभी को ओपन प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए, ताकि लोग इसको यूज करते हुए इसमें अगर कुछ एडवांसमेंट करनी है तो वो एडवांसमेंट कर सके। इससे क्या होगा कि जो इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनको जब ओपनली ये सोर्सेज मिलने लगेंगे तो उनको ज्यादा इस तरफ वो आकर्षित होंगे। सभी देशों को इस स्तर पर साथ में आने की जरूरत है और यही सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए इस तरह के शिखर सम्मेलन का। देखिए प्रभात जी, आपने बड़ी एक आदर्श सी बात की है। टेक्नोलॉजी उतना नहीं है कि
व्यक्ति के हित या नेशनल इंटरेस्ट से न्यूट्रल हो। जैसे मेरे को पैनलिस्ट साहब ने कहा कि इससे टेक्नोलॉजी से अगर एआई वगैरह बढ़ता है, आगे इनोवेशन होते हैं, तो वो लोग बेरोजगारी क्रिएट नहीं करते, वो तो नहीं करते, लेकिन एक सामान्य प्रवृत्ति है कि हम लीक पे चलने के आदी हैं। कोई नया परिवर्तन आता है तो उसका हम रेजिस्टेंस करते हैं, और इसके लिए अप स्किल करना जरूरी है। अगर अप स्किल नहीं होते हैं तो बेरोजगारी निश्चित रूप से होगी, तो उसका प्रयास होना चाहिए। लेकिन आपने जो चिप की बात बताई और देशों के सहयोग की बात बताई, इसमें कहीं न कहीं राष्ट्रीय हित टकरा जाता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। भारत ने चेन्नई की कंपनी को भारत की सेना ने 300 ड्रोन के लिए ऑर्डर दिया, 400 इनफैक्ट, और उस ड्रोन में कुछ ड्रोन्स एक्सीडेंट हो गए थे, गिर गए थे। उसमें भारतीय सेना ने अगस्त में कमेटी अपॉइंट की, और उन्होंने ये पाया कि चीन से के कुछ पुर्जे थे, इसकी वजह से कुछ हुआ है, और उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ कर लिया है भारत में। तो इतना आसान नहीं है कि हम बिल्कुल मिलके और देश बिल्कुल अच्छे होंगे और वो बिना अपने राष्ट्रीय हित के काम करेंगे। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। और अभी अमेरिका में जिस तरह से जो डेटा है लोगों के पर्सनल आइडेंटिटी से रिलेटेड एलोन मस्क को दे दिए, वहां कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने स्टे कर दिया कि एलोन मस्क यूज नहीं कर सकता, पर्सनल डेटा है लोगों के। तो इसमें बहुत से खतरे हैं, क्योंकि हमें वो खतरों वाली स्थिति भी देखनी चाहिए, व्यक्ति के लिए भी, देश के लिए भी और समुदाय के लिए भी। लेकिन जिस तरह के तकनीकी इनोवेशन है उस प्रक्रिया को हम नहीं रोक सकते, और इसीलिए दुनिया के जो थिंकर्स हैं वो तो यहाँ तक कंटेम्पलेट करने लगे हैं कि पोस्ट ह्यूमन सोसाइटी आएगी। यहाँ तक पहुंच जाएंगे हम कि इंसान मरेगा ही नहीं। इंसान, क्योंकि इंसान मरता इसलिए कि ऑर्गन्स का डीके होता है, और अगर ऑर्गन्स का डीके नहीं होगा तो मरेंगे नहीं। तो हम ऐसी कुछ चिप बना लेंगे कि इंसान के ऑर्गन्स का डीके ही ना हो। आज वो कंसेप्ट के लेवल पे है, आइडिया के लेवल पे है, क्योंकि हर चीज होता है, नया इनोवेशन है, पहले वो आइडिया के लेवल पे आता है, कंसेप्ट के लेवल पे आता है, फिर वो रियलिटी बनता है। तो इस तरह का अगर होता है, हम आगे बढ़ते हैं तो किस दिशा में जाएंगे, लेकिन वो कहीं मानव के लिए खतरनाक नहीं हो। खतरों से हमें अपने आप को गार्ड करना पड़ेगा, और उसके लिए अभी पर्याप्त मेजर्स हम नहीं ले रहे हैं कि उन खतरों से कैसे बचेंगे। मान लीजिए सेमीकंडक्टर चिप अमेरिका और चीन के पास है, और दूसरे देशों को उसकी जरूरत है, वो लेंगे, तो उन देशों की सुरक्षा का क्या होगा। तो बहुत सतर्क रहना है कि इतना आसान नहीं है, इसके खतरे कितने भयंकर हैं। और शायद इसीलिए क्रिस्टोफर नोलान ने कहा था कि एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है मानवता के लिए। तो हमें इन चीजों से सतर्क रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने निश्चित रूप से इन इश्यूज को वहां समझा होगा, और ये स्पष्ट भी किया होगा कि ये मानवता के लिए अच्छा एक साधन बने, अच्छा मानव जीवन देने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, लोगों को सहूलियत देने के लिए। तो ये सामान्यतः जो भी राजनेता होता है, जो जन सामान्य से कंसर्न रखता है, वो इन इश्यूज पे बात करता है, क्योंकि वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो ये तो जानते हैं कि समाज के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो। इवन महात्मा गांधी ने भी ये कहा टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है। जब लोगों ने कहा कि आप तो टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में हैं, आप तो दकियानुस से हैं, उन्होंने कहा मैं टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। टेक्नोलॉजी इंसान को नुकसान पहुंचाती है, डिस्प्लेस करती है, तब मैं उसके अगेंस्ट में हूँ। अगर सहूलियत मिलती है, अगर बिजली है इंसान को सहूलियत मिलती है, ट्रांसपोर्ट है सहूलियत मिलती है, तो टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है। लेकिन उसके जो दूसरे नकारात्मक पक्ष हैं, उनके विरुद्ध सफिशिएंट सेफ गार्ड्स लेने चाहिए, और उसके लिए भी मुझे लगता है प्रयास हो रहे। जो फ्रांस में समिट हुई वो भी इसी दिशा में कदम था, यूनेस्को ऑलरेडी कर रहा है प्रयास। तो बहुत से प्रयास हो रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत जल्दी एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट हो जाएगा साइन, कि सब देश मिलकर ये तय कर लेंगे कि हमें किस तरह से इसको यूज करना है और किस तरह आगे बढ़ना है, और किस तरह से हम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे लोगों के हित को ध्यान में रख के इसका यूज कर सकते हैं। जी प्रभा जी। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत जरूरी भी है। 100 से ज्यादा देश इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, तो उनका मकसद सामूहिक और एक मकसद यही भी है। पलवलिया जी देखिए, एकेडमिक सिस्टम, अभी नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, लेकिन एआई या फिर मैं कहूं नई टेक्नोलॉजी, उसके साथ सिर्फ
हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सिर्फ आईटी से रिलेटेड या फिर एआई से रिलेटेड जो एडवांसमेंट है वहां पर उस एजुकेशन सिस्टम में लाना सिर्फ यही जरूरी नहीं है? आपको नहीं लगता कि इसके साथ, जैसे मान लीजिए, फिर एग्जांपल देता हूं कि अभी तक बाइक या कोई व्हीकल बनाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनीज में लोग काम करते हैं, लेकिन अब उनकी जगह रोबोट काम करेंगे। तो वो जो लोग आईटीआई करने के बाद वहां पर गए हैं, उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम किया है, वो उस इंडस्ट्री से बाहर ना हो जाए, वो बेरोजगार ना हो जाए। तो इसलिए उस आईटीआई में भी एआई से रिलेटेड किस तरह की चीजें उनको एडवांसमेंट के साथ उनको दी जाए, तो एक ओवरऑल हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी एक बड़े बदलाव की आपको जरूरत महसूस होती है? प्रभात जी, मैं आपके इस क्वेश्चन को बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि ये नीड ऑफ द आवर है, और लोग इस समय जो है बहुत इस चीज से भ्रमित भी है, एआई आने से जॉब चले जाएगा। देखिए, एक पैराडाइम शिफ्ट होता है। किसी समय में कैसेट हुआ करती थी, वो डिसॉल्व होके सीडी आने लगी। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है कैसेट में शायद कुछ 8 गाने या 10 गाने आया करते थे, सीडी में दोनों फिर साइड 100-300 गाने आने लगे। और फिर सीडी से पेन ड्राइव आ गया, और पेन ड्राइव से अब पेन ड्राइव भी मेरे ख्याल से अब तो डिसॉल्व ही हो गया। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। एक समय में बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो बैंक में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय हुआ करता था, और एक कंप्यूटेशन का एक बहुत मैनुअल वर्क हुआ करता था, एंड द पीसी रिप्लेसेस ऑल दोस थिंग्स। बट ऐसा नहीं है कि ये पैराडाइम शिफ्ट है। हो सकता है कि उस इंडस्ट्री में रोबोटिक्स काम करने लगे, बट देयर विल बी द न्यू एवेन्यू जनरेशन। ओके, जैसे आज हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्टार्ट किया। अब मीन्स अगर एआई भी है तो प्रॉब्लम तो आपको देना पड़ेगा, पूछना तो आपको पड़ेगा, प्रॉम्प्ट क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन तो आपको पुट करना पड़ेगा, फ्रेज तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑलवेज एक पैराडाइम शिफ्ट है। इस चीज को हमें अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए रादर देन अ थ्रेट। सोशल एक अपने को इसको एक्सेप्टेंस लाना चाहिए। दूसरा, आपने क्वेश्चन पूछा कि हम एकेडमिक्स में इस चीज को कोप अप करने के लिए क्या कर रहे हैं। द वेरी बिग थिंग इज दैट हमने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको अपन ज्यादातर पॉपुलरली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इस चीज को इन ईयर 2020 ड्राफ्ट करके हमें प्रोवाइड किया, एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है हमारे को प्रिस्क्राइब की गई। प्रिस्क्रिप्शन में हमने पहले ही बताया कि आपको अपना डिसिप्लिन, क्योंकि इतनी तेजी से ये सब चीजें चेंज हो रही हैं, तो अपना डिसिप्लिन आपको खुद सेलेक्ट करना है, आपको खुद अपनी इंटरेस्ट से चीजें पढ़नी है। अब नए एजुकेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली अपने पास वी हैव स्टार्टेड विद द audit courses, open elective, institute electives, MOOC courses. Almost 40% of the credits are in on this distance learning or through the MOOCs learning. Then again, the definite question comes कि इससे क्या quality of education affect हो रही है? But no, quality of education के measure करने के लिए जहाँ पहले examination system हुआ करता था, वहाँ continuous evolution ने take place ले लिया। अब हम कंटिन्यूस इवोल्यूशन कर रहे हैं, और पीरियडिक इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है जिसको हमको सोशली विद दैट मल्टी स्टेज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें इसको बात करके, हमें इसको रिजॉल्व करके, 1 to 1, 1 to many, many to 1, हमें इनको टॉक करके, हमें आपस में इनको पॉपुलराइज करके इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और जितनी जल्दी हम इन चीजों को अडॉप्ट कर लेंगे, इन रैपिड चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे, हमारी सोसाइटी और देश उतना ही ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। चलिए, समय बहुत कम है, एक एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा आपसे रिक्वेस्ट भी है कि एक एक मिनट में उसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। करुणित सिंह जी, पॉलिसीज को भी थोड़ा सा बदलना जरूरी है। मुझे लग रहा है कि अब अमेरिका ने ये है कि भारत के जितने भी लोग वहां काम करते हैं, जो लीगली काम करते हैं, उनका फोकस ये है कि अमेरिका फर्स्ट।
वो अमेरिकी लोगों को रोजगार पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हमारे आईटी फील्ड के या फिर जो साइबर फील्ड के जो लोग हैं, उनको वहां पर वीजा को लेकर कुछ हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ पॉलिसी बदले भी। आपको लगता है कि अभी देशों के बीच में इस तरह की पॉलिसी, वीजा को लेकर मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ पॉलिसी भी मेकिंग करनी होगी ताकि एक्सचेंज, जो मैं आप शुरुआत में बात कर रहा था कि यहाँ के लोग चाहे पढ़ने के लिए या फिर अच्छे एक्सपर्ट, क्योंकि यहाँ पर पूरे दुनिया भर में जो भी सबसे बढ़िया आईटी के संस्थान हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड संस्थान, उनके जो चीफ हैं वो इंडियंस रहे हैं। तो ऐसे में ऐसी कुछ पॉलिसी को भी यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है ताकि इनका आदान प्रदान, यहाँ पर एक दूसरे देशों में जाना, टेक्नोलॉजी को लेकर सीखना या फिर वहां पर काम करना और आसान हो जाए। देखिए, आपने बिल्कुल प्रभात जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है, लेकिन जिस तरह का इमिग्रेशन राजनीति में, चुनाव में इश्यू बन गया है, इश्यू हमेशा बना रहेगा। और बहुत से देश हैं वो फ्री फ्लो के जगह रेस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं। ट्रंप अमेरिका से इंस्पायर होके ब्रिटेन और जर्मनी में भी मंथन चल रहा है कि ये इमिग्रेशन को कैसे रोका जाए। लेकिन जो नॉलेज वाला फील्ड है, रिसर्च वाला है, इनोवेशन वाला है, उसमें आदान प्रदान होना चाहिए। देशों में ऐसी समझ होनी चाहिए। अमेरिका में आज भी H-1B वीजा लेने वाले 70% से ज्यादा इंडियन है, दुनिया के 70% से ज्यादा। तो अमेरिका जो H-1B वीजा है उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। जब ट्रंप ने ये बात कही तो एलोन मस्क और जो दूसरे थे उनकी टीम के लोग, उन्होंने कहा कि अगर इसको लगा दोगे केवल अमेरिकन करें, अमेरिकन उतने एक्सपर्ट नहीं है, तो अमेरिका की विकास की गति है वो ही रुक जाएगी। तो उनको पीछे हटना पड़ा है। तो इसलिए हाँ, लेकिन देशों को आपस में मिलकर ये तय करना चाहिए कि अमेरिका में अगर 5 साल कोई एक्सपर्ट है, वो इंडिया का है, कहीं का भी है, वो 2 साल 4 साल भारत में आए, तो सब देश आपस में मिलके इस तरह की कोई समझ विकसित करें जिससे सबका भला हो सके, कॉमन इंटरेस्ट पूरा होना चाहिए। जी बर्बादी। चलिए 1 मिनट का समय सर आपके पास पलवलिया जी। आप मौलिकता, मैं रिसर्च की बात करता हूं, रिसर्च पेपर्स आते हैं आजकल, उसको लेकर बड़ा, या फिर थोड़ा सा और इजी करने की कोशिश करूं तो म्यूजिक को लेकर, या फिर जो क्योंकि कई लोगों ने कॉपीराइट को लेकर इश्यूज भी खड़े किए। उनका कहना है कि उनकी परमिशन के बगैर जो भी ओपन प्लेटफॉर्म है वहां से उन चीजों को, डेटा को लिया जाता है, लोगों को दिया जाता है, जबकि उस पर उनका एक नेटिव वो एक चीज है। तो मौलिकता को खतरा या फिर कॉपीराइट को लेकर हम एक जो बड़ा खतरा महसूस कर रहे हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और इसको लेकर आपका क्या निदान नजर आता है? 1 मिनट में आपसे भी जवाब चाहूंगा। डेफिनेटली प्रभात जी, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अभी इमेच्योर स्टेज पर है और जैसे जैसे ये प्रश्न आते जाएंगे, कहीं मौलिकता का विषय है, कहीं अपना पर्सनल स्पेस ब्रीच हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में एआई इंट्रोड्यूस हो रहा है, या और भी कई तरह के जिस तरह के केसेस आते जाएंगे उनके ऊपर एड्रेसिंग होगी। अभी ये इशू है जहां मौलिकता, एक ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं स्टेक पर है। नए इसके भी एआई के ऊपर भी एक सुपरफिशियल एक और एआई टूल बने जा रहे हैं कि भाई जो इसको आइडेंटिफाई कर पाए कि ये मौलिकता का है या ओरिजिनल है जी, ये ओरिजिनल है या नहीं है। तो डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी अभी अपने प्राइमरी स्टेज पर है, धीरे धीरे मैच्योर होते हुए मुझे लगता है कि इसका एक अच्छा स्वरूप हमें नजर आएगा। बिल्कुल, आप दोनों ने सही कहा। देखिए, इसके तकनीकी पहलू को लेकर आपने बहुत ही आसान भाषा में, ये बड़ा जरूरी होता है क्योंकि आम लोग हमारे दर्शक हैं, उनको भी बड़ा समझना जरूरी है। काफी आसान तरीके से आपने समझाया और करुड़ी सिंह जी ने तो वैश्विक स्तर पर इसके क्या खतरे हो सकते हैं और चुनौतियां क्या हैं देशों के सामने, उसको लेकर बहुत आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि तकनीक का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन तकनीक के दुरुपयोग से भी बचना चाहिए। और ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, प्रशासन जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हम इस चीज को समझें, इसकी गंभीरता को समझें, इसके सद्गुण क्या हो सकते हैं उनको अपनाएं, इसके अवगुण क्या हो सकते हैं, लोग उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन उनसे बचते हुए ना सिर्फ खुद बचे बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाले दौर में इसी एआई के इर्द गिर्द अपने आप को बड़ा करेगी, इसी एआई के इर्द गिर्द अपनी जिंदगी जिएगी, उसको समझना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि एआई को बहुत अच्छे नजरिए से, बहुत अच्छी शक्ल के साथ फिर हम देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।